भाई आज का जो अपना डिस्कशन होगा वो अपना टॉपिक होगा मलेरिया का। तो आप सबने मलेरिया के बारे में सुन रखा है, मलेरिया क्या होता है, कैसे फैलता है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेक्टर कौन है। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मलेरिया क्या है। मलेरिया सबसे इम्पोर्टेंट, मलेरिया एक पैरासाइटिक डिजीज है। पैरासाइटिक डिजीज है मतलब जो मलेरिया पॉजिटिव एजेंट है वो एक पैरासाइट की तरह बॉडी में एंटर होता है और डिजीज को कॉज करता है। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो मलेरिया टॉपिक है, इसको डीप से देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले इसका पॉजिटिव एजेंट की बात करते हैं। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? आपने सुना होगा कि जो आपका मलेरिया है, ये मलेरिया मेनली किससे फैलता है? आपका प्लाज्मोडियम जीनस से फैलता है मेनली। कौन से जीनस से फैलता है? प्लाज्मोडियम जीनस। एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि प्लाज्मोडियम क्या है। प्लाज्मोडियम क्या है? तो आपका वहां आंसर बनता है कि प्लाज्मोडियम एक जीनस है। सर जीनस क्या होता है देखते हैं। आपने सुना होगा ये क्लासिफिकेशन का एक मेथड होता है जिसमें सबसे लोअर में स्पीशीज, फिर उससे अपर में आपका जीनस, फिर आपका आता है आपका फैमिली। तो ये एक क्लासिफिकेशन का मेथड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो हम बात करें आपके मलेरिया पैरासाइट का, तो हम मलेरिया पैरासाइट की बात कर रहे हैं और उसमें जो प्लाज्मोडियम है वो एक जीनस है। अगर प्लाज्मोडियम एक जीनस है तो जो हम उसमें पढ़ते हैं जैसे आपका फेल्सीफेरम, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरे, तो ये सभी स्पीशीज होती है। ये चारों आपके क्या है? स्पीशीज है। और प्लाज्मोडियम क्या है? एक जीनस है। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्लाज्मोडियम एक जीनस है। और अगर मैं स्पीशीज की बात करूँ, जाति की बात करूँ, तो वाइवेक्स, फेल्सीफेरम, मलेरी और ओवेल। तो ये कुछ क्या होती है? आपकी स्पीशीज होती है जो कि कॉज करती है पेशेंट के अंदर मलेरिया। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना टॉपिक मलेरिया और क्या क्या देखने को मिलता है मलेरिया में। सबसे पहले इसमें लाइन लिखी हुई है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हैज द वाइडेस्ट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर मैं बात करूं थ्रू आउट द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं विश्व की बात करता हूं तो लार्जेस्ट जो या वाइडेस्ट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का आपके वर्ल्ड में क्या देखने को मिलता है? वाइडेस्ट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द देखते हैं। कई लोग तो जैसे ही ये स्लाइड स्टार्ट हुई इनको देखकर अचंभित हो गए होंगे कि सर ये आप क्या दिखा रहे हो, क्या बता रहे हो। तो आइए इनका मैं आपको राज बताता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देखो, सन 1985 की बात थी, 1985 की बात थी। सॉरी, जो बात थी वो कौन सी थी? वो ये बात थी कि जो आपका प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम और आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, अगर इनका मैं रेशियो देखूं तो 1985 में जो था 0.45। इसका मतलब ये हुआ अगर 1985 में प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरस के 45 केस देखने को मिलते थे तो वहीं पे आपके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के 100 केस देखने को मिलते थे। लेकिन जैसे ही आपका स्टार्ट हुआ 1995,
1995। तो यहाँ देखा गया जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसका जो रेशो है वो 0.60 के पास चला गया। ठीक है, और इसका मैं मतलब बता सकता हूँ कि आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस 60 है 60 है तो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस 60 है तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कितना होगा 100। और ये रेशो ऐसे ही बढ़ता रहा और आपका कौन सा साल आ गया 2010। और 2010 में ये रेशो निकाला गया, 2010 में ये रेशो निकाला गया आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, तो 2010 में ये रेशो चेंज हो गया। 2010 की मैं अगर बात करूं तो आपके रेशो निकल के आता है 1.01। इस शब्द को ध्यान से सुने। अगर मैं 2010 की बात करूं तो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस के अगर 101 केस मिलते हैं तो आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का कितना केस मिलेगा 100 केस मिलेगा। तो 2010 के बाद में ये देखा गया कि जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है ये ज्यादा देखने को मिलता है इंडिया में। किसकी तुलना में, आपके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की तुलना में। और अभी वर्तमान जो स्थिति है, अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है ये कितना मिलता है, लगभग अबाउट 50% केस, लगभग 50% केस आपके इंडिया में, लगभग 50% केस आपके इंडिया में देखने को मिलते हैं किसके, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो ये आपके कुछ हिस्ट्री था, जिस हिस्ट्री को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अबाउट 50% केस आर ड्यू टू प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस। कहाँ पर, आपके इंडिया में। ठीक है, और अगर मोस्ट कॉमन की बात करूं, मोस्ट कॉमन फेटल इन इंडिया, ऐसा जो कि मोस्ट कॉमन फेटल है तो वो भी कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। वो भी कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और एक लाइन में ये भी कह सकता हूं कि मोस्ट कॉमन इन इंडिया। अगर मैं मोस्ट कॉमन पूछूं इंडिया में कौन सा है तो आप अगर इस हिस्ट्री को समझ रहे हो, तो आपका आंसर क्या जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो। अभी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मोस्ट कॉमन आपको बताना है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है। कितना परसेंटेज है टोटल केस का 50%, टोटल केस का 50%, लगभग 50% क्या है आपका, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। आगे चलते हैं। अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं कि जो आपका प्लाज्मोडियम है, जो प्लाज्मोडियम जीनस है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है स्पीशीज पे। जो आपकी स्पीशीज होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। कैसे, जैसे मान के चलो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ तो आप बता के चलोगे 12 डेज, 12 दिन। और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो आप बता के चलोगे 9 to 14 डे, 9 से 14 दिन इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और अगर आपको दोनों में से बेस्ट कोई पूछे कि दोनों में से बेस्ट क्या है, तो आपका आंसर होगा 9 से 14 दिन, 9 to 14 डेज, क्योंकि इस अंतराल में आपका ये भी काउंट हो गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, ठीक है, और अगर मैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात कर रहा हूँ तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज। और अगर मैं रेंज में बात करूँ तो 8 से 17 डेज।
ठीक है। और मोस्ट कॉमन आपको पूछे दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 से 17 दिन, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हो कि मलेरिया वाला, इसका 28 दिन क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और 18 से 40 डे इसका क्या होता है रेंज में आपको इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मोडियम फैलसीफरम कितना केस मिलता है आपका, कितना मिलता है, अबाउट 50%, अबाउट 50%, लगभग 50% के केस मिलते हैं, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ मिक्सिंग की कितने केस मिक्स मिलते हैं, इसमें आपका प्लाज्मोडियम फैलसीफरम भी आ गया, वाइवेक्स भी आ गया, मलेरिया भी आ गया, तो आप बोल के चलोगे लगभग 4 से 8% जो केस होते हैं वो मिक्सिंग केस होते हैं। मिक्सिंग के आपको बोल के चलना है, ठीक है, मिक्सिंग के बोलने चलना है। अगर मैं मलेरिया वाले शब्द की बात करूं तो लगभग 1% केस मिलता है आपका मलेरिया, ठीक है। और अगर मैं वाइवेक्स की बात करूं तो लगभग आपका 47% केस मिलता है किसका, आपका किसका, वाइवेक्स का, ठीक है। 47% केस मिलता है आपका वाइवेक्स का। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके 53 तक भी हो सकता है, 53% केस, 53 तक भी ये चला जाता है, ठीक है। और आपका एक होता है ओवेल, आपने सुना होगा। अगर मैं इसके बात करूं तो इसका जो केस मिलता है लेस देन 1%। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की आपके इंडिया में नहीं मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका प्लाज्मोडियम ओवेल आपके इंडिया में नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। आपका जो प्लाज्मोडियम फैलसीफरम होगा, ये प्लाज्मोडियम फैलसीफरम का जो इंक्यूबेशन पीरियड आपको बताना 12 दिन, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का 14 दिन और प्लाज्मोडियम मलेरिया का 28 दिन आपको बताना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं आपके इंक्यूबेशन पीरियड में। देखो आपने देखा होगा जो आपका मलेरिया है, ये मलेरिया एक वेक्टर के द्वारा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और वो वेक्टर कौन सा, एक फीमेल एनोफिलाइन मॉस्कोइट होता है। तो ये एक मच्छर है जो कि फीमेल है और एनोफिलाइन मॉस्कोइट है, जो कि क्या करता है, वेक्टर का काम करता है। और वेक्टर का काम करता है वो ट्रांसफर करता है आपके किसको, मलेरिया पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी तक। तो अगर मैं बात करूँ आपके सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो होता है आपका कुल्सीफेसाई और एक होता है आपका स्टेफेंसी। तो ये आपके दो मॉस्कोइट है, फीमेल मॉस्कोइट है, जो कि आपके इंडिया में डिजीज को कॉज करते हैं, मोस्ट कॉमनली स्प्रेड करते हैं। और जो आपके रिमेनिंग बच गए ये आपके इंडिया में नहीं देखे जाते, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में भी कौन सा एरिया, रूरल वाला एरिया, मतलब गांव वाला एरिया, आपके गांव की बात कर रहा हूँ। अगर गांव में आपको पूछे कि आपका कौन सा एनोफिलाइन मच्छर डिजीज कॉज करता है, तो आपका आंसर होगा फीमेल एनोफिलाइन कुल्सीफेसाई। फीमेल एनोफिलाइन कुल्सीफेसाई क्या होता है, आपके रूरल एरिया में डिजीज को कॉज करता है। और अगर मैं बोलूं कि आपके अर्बन एरिया में कौन डिजीज कॉज करता है, तो फिर आपका आंसर होएगा फीमेल एनोफिलाइन स्टेफेंसी। तो ये आप दोनों इंपॉर्टेंट मार्क करें। अगर मैं आपके रूरल एरिया की बात करूं, गांव वाले एरिया की बात करूं, तो फीमेल एनोफिलाइन कुल्सीफेसाई आपको बता के चलना है, जो कि क्या करता है, डिजीज को कॉज करता है, ठीक है, या डिजीज को स्प्रेड करता है। और अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं, सिटी वाले एरिया की बात करूं, तो फीमेल एनोफिलाइन स्टेफेंसी आपको बता के चलना है। तो ये आपका कुछ स्पीशीज होती है आपके उस फीमेल एनोफिलाइन की, जो कि डिजीज को स्प्रेड करती है, किससे, आपके ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। ये देखो आपका यहाँ लिख भी रखा है, रूरल एरिया में आपका फीमेल एनोफिलाइन कुल्सीफेसाई होता है, अर्बन एरिया में फीमेल एनोफिलाइन स्टेफेंसी आपको बता के चलना है। तो इनको आप स्टार मार्क कर ले, ये कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो आइए मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके ह्यूमन बॉडी की,
तो ह्यूमन बॉडी में जो साइकिल चलती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल साइकिल चलती है। और जो मॉस्क्विटो होता है, जो मच्छर होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल साइकिल चलती है। इंपॉर्टेंट मार्क। जैसे मान के चलो, मैं आपको साइकिल समझाता हूँ। ये एक मच्छर था, आप मच्छर देख पा रहे हो, और इस मच्छर ने एक ह्यूमन बीइंग को काट लिया, एक मनुष्य को काट लिया। तो इस ह्यूमन बीइंग से या इस मच्छर से जो मलेरिया पैरासाइट है वो किस में आ गया? इस ह्यूमन में आ गया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने देखा होगा, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। आप गांव में देखते हो पेड़ पौधे, और अगर मैं पेड़ पौधों की बात करूं तो इन पेड़ पौधों का एक बीज होता है, सीड्स होता है। ठीक है, और ये बीज क्या करता है? आगे जमीन में गिरता है और एक नया पौधा बना लेता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इस पेड़ का एक बीज होगा और ये बीज क्या करेगा? एक न्यू पौधा बनाएगा, एक न्यू पौधा बनाएगा। तो ऐसा देखने को मिला है कि ये पता नहीं, आप जैसे नीम का पेड़ मान लो, ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि नीम का पेड़ है, और ये नीम का पेड़ क्या कर रहा है? अपने सीड्स के थ्रू, अपने बीज के थ्रू अपनी जो ग्रोथ कर रहा है, अपने कह सकते हो कि अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो किसी भी स्पीशीज के स्प्रेड के लिए उसका एक बीज होना चाहिए, एक सीड्स होना चाहिए। यहाँ पर भी जो आपका मलेरिया पैरासाइट है, मलेरिया पैरासाइट है, इसका एक सीड होता है, एक बीज होता है, जिसको आप बोल के चलते हो स्पोरोजोइट। इसको आप बोल के चलते हो स्पोरोजोइट। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो बीजाणु, बीजाणु आपको बताना है। तो ये आपका स्पोरोजोइट एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि आपके मॉस्क्विटो से फीमेल में, या मैं कह सकता हूँ कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में जाती है। ठीक है, तो आप बोल के चलोगे, अगर मेरा मलेरिया पैरासाइट को ट्रांसफर करना है तो कौन ट्रांसफर करेगा? स्पोरोजोइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में आपका स्पोरोजोइट एंटर हो गया है। अगर स्पोरोजोइट ह्यूमन बीइंग में एंटर हो गया है तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे ही मच्छर ने ह्यूमन बीइंग को काटा, इस मनुष्य को काटा, इस मनुष्य के ब्लड में स्पोरोजोइट आ चुका है, स्पोरोजोइट आ चुका है। किसके? आपके इस मनुष्य के ब्लड में। और विदिन 60 सेकेंड, 60 मिनट, 60 मिनट में ये कहाँ पहुंच जाता है? आपके लीवर में। कहाँ पहुंच गया? लीवर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करूं एक ऐसी कंडीशन कि अगर कोई पेशेंट है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको किया जा रहा है, तो क्या स्पोरोजोइट के कारण मलेरिया हो सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकता। स्पोरोजोइट के कारण तो मलेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि विद इन 60 मिनट आपका स्पोरोजोइट लीवर में पहुंच जाता है। कितने मिनट में? विद इन 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर अंदर कहाँ पहुंच जाता है? लीवर में पहुंच जाता है। कहाँ से पहुंच जाता है? ब्लड से। कहाँ से? ब्लड से। तो आपका जो स्पोरोजोइट होता है ब्लड के थ्रू 60 मिनट में लीवर तक पहुंच जाता है। और अगर कोई स्पोरोजोइट आपके ब्लड में बच भी चुका है या रिमेनिंग रह चुका है तो फेगोसाइट सेल उसको क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आप ऐसा कुछ बता के चलेंगे। अगर मैं बात करूं आपके लीवर की, लीवर में आपका स्पोरोजोइट्स मीरोजोइट्स में बदलते हैं। लीवर में आपका स्पोरोजोइट्स मीरोजोइट्स में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? मीरोजोइट्स में बदलते हैं और अपनी ग्रोथ करता रहता है। अगर स्पोरोजोइट मीरोजोइट में बदल चुका है और अपनी ग्रोथ कर रहा है कंटिन्यू, तो मैं आपको बता दूं ये मीरोजोइट बाद में आपके ब्लड में आता है और ये मीरोजोइट आपके ब्लड की सेल्स को क्या करता है? अफेक्ट करता है और आपके आरबीसी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। और आरबीसी
में एंटर होने के बाद में यह आरबीसी में आपका मीरोजोइट ग्रोथ करता है और अपनी काउंटिंग को धीरे धीरे बढ़ाता है। आपने देखा सबसे पहला स्पोरोजोइट आपकी बॉडी में एंटर हुआ, यहाँ पे स्पोरोजोइट आपकी बॉडी में एंटर हुआ, 60 मिनट में ये आपके लीवर तक पहुंच गया है और लीवर में पहुंचने के बाद में यहाँ पे इसने अपना क्या किया, ग्रोथ किया, डेवलपमेंट किया और काय में बदल गया, मीरोजोइट्स में बदल गया। मीरोजोइट्स एक फॉर्म होती है स्पोरोजोइट से बनने वाली, जो कि एक बीजाणु कंडीशन में आप बोल के चल सकते हो, एक पैरासाइटिक कंडीशन होती है ये, ठीक है। और मीरोजोइट बाद में ब्लड में आ जाती है, ब्लड में क्या करती है, आपके आरबीसी को अफेक्ट करती है, आरबीसी में ये आपका क्या करती है, ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है और कुछ समय बाद ये आरबीसी को तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, आरबीसी को फोड़ देती है और ये मीरोजोइट आपके कहाँ पर आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड में ये आपके बहते रहते हैं और आपकी बॉडी में घूमते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस आरबीसी से एक पदार्थ और निकलता है, आपने सुना वो हीमोजोइन। हीमोजोइन सबसे इंपॉर्टेंट, ये हीमोजोइन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि आपके मलेरिया में ठंड लगने का कारण है। हीमोजोइन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि मलेरिया में पेशेंट को ठंड लगती है, चिल फील होता है, तो वो किसके कारण होता है, हीमोजोइन के कारण, ठीक है। अब आपका जो मीरोजोइट्स है वो कहाँ पर आ चुका है, ब्लड में आ चुका है। ब्लड में आने के बाद में ये आपका ट्रोपोजोइट में बदलता है और ट्रोपोजोइट में बदलने के बाद में यहाँ पे ये गैमेट फॉर्मेशन करता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ आपको बताऊं, आपका मलेरिया पैरासाइट ह्यूमन बीइंग में एंटर हो चुका है और एंटर होने के बाद में ये क्या कर रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है, ट्रोपोजोइट फॉर्मेशन कर रहा है और ट्रोपोजोइट फॉर्मेशन करने के बाद में गैमेट फॉर्मेशन करता है, गैमेट का फॉर्मेशन करता है। गैमेट्स हो सकता है आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है। और ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट उस पेशेंट के ब्लड में घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं, बहते रहते हैं। तो आपने क्या देखा कि आपकी बॉडी में स्पोरोजोइट तो एंटर हो गया था ह्यूमन बॉडी में, ग्रोथ भी गई, ट्रोपोजोइट भी बनाया, गैमेट फॉर्मेशन भी किया, मेल गैमेट भी बनाया, फीमेल गैमेट भी बनाया, लेकिन इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इनका फर्टिलाइजेशन आगे आप बता के चलोगे मोस्कोइट में, मोस्कोइट में। जैसे ही मोस्कोइट आया उड़ते उड़ते, मच्छर उड़ते उड़ते आया, इसने उस इंसान को काटा जिसके ब्लड में गैमेट्स थे, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स उसके ब्लड में प्रेजेंट थे। और अगर वहां पे प्रेजेंट थे आपके मेल और फीमेल गैमेट, मच्छर आया, मच्छर ने काटा पेशेंट को या उस ह्यूमन बीइंग को जिसको क्या था, मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, मच्छर आया और ये गैमेट्स मच्छर के कहाँ पे चले गए, गट में चले गए और फिर वहां से ये क्या करता है, गैमेट का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और इस प्रकार ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग था, यहाँ पे आपका एक मोस्कोइट था, मच्छर की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन बीइंग में गैमेट का फॉर्मेशन तो हुआ है लेकिन इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि असेक्सुअल साइकिल। और आपका जो मोस्कोइट है, मच्छर है, मच्छर में क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो मैं कह सकता हूँ कि सेक्सुअल साइकिल। तो ये आप कुछ बता के चलोगे। देखा आपने क्या देखा, अगर मैं एकदम मोस्कोइट लिख लेता हूँ, इधर मैं आपका ह्यूमन बीइंग लिख लेता हूँ, देखते हैं। अगर मैं बात करूँ मोस्कोइट की तो इसमें सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल साइकिल चलता है। और अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो इसमें आपका असेक्सुअल साइकिल, असेक्सुअल साइकिल चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं मोस्कोइट की बात करूँ तो ये आपका प्राइमरी
प्राइमरी सोर्स, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि प्राइमरी होस्ट है। क्या है ये? प्राइमरी होस्ट है। और अगर मैं बात करूँ आपके ह्यूमन की, तो आपका ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमन हुआ, ये आपका मॉस्क्विटो हुआ, ठीक है। तो ये आप कुछ नई बातें बता के चलोगे आपके मलेरिया पैरासाइट के साइकिल में। तो ये आपका यहाँ लिखा हुआ भी है, ह्यूमन में कौन सी साइकिल चलती है? एसेक्सुअल साइकिल। अगर मैं मॉस्क्विटो की बात करूँ तो कौन सी साइकिल चलती है? सेक्सुअल साइकिल, ठीक है। आपका जो ह्यूमन होता है इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है? गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का क्या होता है? फॉर्मेशन। जाइगोट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। फीमेल मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या देखने को मिलता है? फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये आप एक कहानी थी जो कि बता के चलोगे आपका मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मलेरिया पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है किसने बताई? मलेरिया पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है वो किसने बताई? तो आपका आंसर होना चाहिए रोनाल्ड रोज। रोनाल्ड रोज वो वैज्ञानिक थे जिसने मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल के बारे में बताया, मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल के बारे में बताया। और एक प्रश्न आपका ये भी बताया हो सकता है कि मलेरिया पैरासाइट के बारे में किसने बताया? मलेरिया पैरासाइट्स के बारे में किसने बताया? तो आप बोल के चलोगे चार्ल्स एल्फोंस लावेराइन। चार्ल्स एल्फोंस लावेराइन। यहाँ पे दो आपके प्रश्न बन सकते हैं। पहला कौन सा प्रश्न कि आपकी जो मलेरिया पैरासाइट की जो साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होती है, कौन से वैज्ञानिक ने बताया? सर रोनाल्ड रोज ने बता दिया, ठीक है। कोई पूछे मलेरिया पैरासाइट के बारे में किसने बताया? तो मलेरिया पैरासाइट के बारे में किसने बताया? तो आपका आंसर होना चाहिए चार्ल्स एल्फोंस लावेराइन। चार्ल्स एल्फोंस लावेराइन। अगर मेरा मलेरिया पैरासाइट की क्या बतानी है आपको कि लाइफ साइकिल बतानी है, रोनाल्ड रोज। पैरासाइट के बारे में बताना है तो चार्ल्स एल्फोंस लावेराइन। इन दोनों को आप इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक तो पूछे नहीं गए और हो सकता है आपके इसी साल सीएच में पूछा जा सकता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको डिस्कस करते हैं। प्लाज्मोडियम एंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी इन स्पोरोजोइट। तो ये मैं बता चुका हूँ, जो आपका प्लाज्मोडियम होता है ये ह्यूमन बीइंग में कौन सी फॉर्म में एंटर करता है? स्पोरोजोइट फॉर्म में एंटर करता है, जो कि क्या है? एक बीज है। मैं कह सकता हूँ कि एक बीज है आपका किसका? आपका जो मलेरिया पैरासाइट है इसका एक बीज है, ठीक है। तो आप ऐसा बता के इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट। जो स्पोरोजोइट होती है ये इन्फेक्टिव फॉर्म होती है किसकी? आपके प्लाज्मोडियम, ठीक है। स्पोरोजोइट फॉर्म नॉट डिस्ट्रक्ट आरबीसी। इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बताया? एक तो होता है स्पोरोजोइट, इसके आगे फिर बनता मेरोजोइट, फिर बनता आपका ट्रोपोजोइट, ठीक है। तो जब ये कंडीशन हो रही थी, स्पोरोजोइट आपका बॉडी में एंटर किया, 60 मिनट में कहाँ पे पहुंच गया? आपके लीवर में पहुंच गया। और वहां लीवर में जाने के बाद इसने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? मीरोजोइट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये मीरोजोइट्स कंटिन्यू बनते रहे, डेवलपमेंट होते रहे, और एक कंडीशन के बाद इनको ब्लड में डाल दिया गया। और ब्लड में जाने के बाद में इन्होंने आरबीसी में एंटर किया, और आरबीसी को क्या किया? इन्होंने तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो जो स्पोरोजोइट होते हैं एक ऐसी कंडीशन है जो कि आरबीसी को नहीं तोड़ सकते, आरबीसी का ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। और जो मीरोजोइट होती है ये आरबीसी को तोड़ सकती है, आरबीसी का ब्रेक डाउन कर सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
स्पोरोजोइट फॉर्म नॉट डिस्ट्रक्ट आरबीसी, आरबीसी को नहीं तोड़ सकती आपकी स्पोरोजोइट फॉर्म, ठीक है। विद इन 1 आवर, 1 आवर से मेरा मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट में विद इन 1 आवर ऑल स्पोरोजोइट रीच इनटू द लीवर, 1 घंटे के अंदर आपके जो भी स्पोरोजोइट्स है वो लीवर में पहुंच जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को आप स्टार मार्क करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल। विद इन 60 मिनट ऑल स्पोरोजोइट डिसअपीयर फ्रॉम ब्लड, 60 मिनट के अंदर ब्लड से डिसअपीयर हो जाएंगे कौन, आपके स्पोरोजोइट। लोग इंपॉर्टेंट बात, जैसे मान के चलो एक मच्छर था और इस मच्छर ने क्या किया, 100 स्पोरोजोइट उस ह्यूमन बीइंग में एंटर करवा दिए। हमने देखा कि लगभग 80 स्पोरोजोइट तो कहां पे पहुंच चुके थे, आपके लीवर में, और रिमेनिंग कितने बचे आपके, 20 स्पोरोजोइट, ठीक है, 20 स्पोरोजोइट। इन 20 स्पोरोजोइट को फेगोसाइट्स के द्वारा क्या कर दिया गया, पचा दिया गया या डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया, ब्रेक डाउन कर दिया गया। तो आप ये बता के चलोगे 20 तो इस प्रकार गायब हो गए और 80 क्या हो गए, लीवर तक पहुंच गए। तो 1 मिनट में आपके सारे के सारे स्पोरोजोइट डिसअपीयर हो चुके हैं, कहां से, ब्लड से। तो इन लाइंस को आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है। देखो यहाँ पे दे भी रखा है स्पोरोजोइट्स, मीरोजोइट्स और ट्रोपोजोइट्स, तो आप इनको देखें, समझे, याद करें। देखो गैमेटोसाइट्स फॉर्म मूव फ्रॉम ह्यूमन बॉडी टू मॉस्कोइट, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी फीमेल गैमेट, एक होता है आपका मेल गैमेट। फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स का जो निर्माण होता है कहां पर देखने को मिलता है, आपका ह्यूमन में बनते, कहां पर, ह्यूमन में बनते हैं। और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फर्टिलाइज इन आपके मॉस्कोइट में। फर्टिलाइज कहां होते, मॉस्कोइट में होते। मच्छर में क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखें, अगर ह्यूमन में गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है और मॉस्कोइट में क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मूव करेंगे ह्यूमन से आपके मॉस्कोइट की तरफ, ठीक है। और जैसे ही मच्छर आया उसने ह्यूमन को काटा तो ये गैमेट फॉर्म जो होती है ये उस मॉस्कोइट में चली जाती है और वहां पे फर्टिलाइजेशन का आगे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं मोड ऑफ प्रिवेंशन, क्या क्या हो सकते हैं। मोड ऑफ प्रिवेंशन, आपको मच्छर से प्रिवेंट करना है, जो मच्छर है आपके आसपास उसको प्रिवेंट करना है, तो आपको डीटीटी स्प्रे करना होगा। डीटीटी स्प्रे क्यों करते हो, क्योंकि आपको मॉस्कोइट को मारना है, मॉस्कोइट को मारना होता है, ठीक है। एडवाइज करना उस ह्यूमन बीइंग को, अपनी कम्युनिटी को कि आप कोयल यूज करें, आप कोयल जानते हो अच्छी तरह, आप ओडोमॉस लगाए, तो ये सभी मॉस्कोइट से बचाव करती है आप सबका, जो कि आपको मलेरिया फैला सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने कुछ सालों पहले एड देखा होगा, उस एड में ये बोला जाता है जो आपका ह्यूमन बीइंग है उसके आसपास मच्छर फैलने का कारण क्या हो सकता है, पानी का जमा होना, टायर्स में पानी का जमा होना, ट्यूब में पानी का जमा होना, जो आपके कबाड़ पड़ा हुआ आसपास उसमें पानी का जमा होना। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपके रेनी सीजन होते हैं मेनली, उसमें आपका मलेरिया होने का चांस ज़्यादा है, या मैं कह सकता हूँ कि मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल सकता है रेनी सीजन में। तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करें। ये आपके दो कुछ प्रोग्राम्स थे, आपको याद भी होंगे। आपका मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, 1953 में, और मलेरिया का जो इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया था, 1958 में, 1958 में। इनको आप याद करें, स्टार मार्क करें, इनकी कोई ट्रिक्स नहीं है, आपको याद ही करना होगा, ठीक है। कोई पूछे मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, सर 1953 में आया। अगर आप यहाँ पे एक बात और ऐड कर सकते हो, जैसे 1955 आपका नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था, ठीक है। तो आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, 1983 नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो ये आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, बता देना।
देखो यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हाईएस्ट मोर्टेलिटी जो रेट होती है वो कम्युनिकेबल डिजीज, अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो टीबी से होती है। मतलब अगर मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन सी डिजीज से होती है? टीबी से होती है। हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है मरने वालों के रेट। तो किस डिजीज से देखने को मिलता है? टीबी से देखने को मिलता है। अगर मैं मॉर्बिडिटी की बात करूँ, हाईएस्ट मॉर्बिडिटी की बात करूँ, तो फिर आपका आंसर कौन सा चला जाता है? मलेरिया। इंडिया में हाईएस्ट मोर्टेलिटी और एक आपका मॉर्बिडिटी। मोर्टेलिटी कौन से डिजीज के कारण? आपका ट्यूबरकुलोसिस के कारण। और मैं अगर बात करूं मॉर्बिडिटी कौन सी डिजीज के कारण? मलेरिया। ठीक है, तो स्टार मार्क कर ले इन सभी बातों को। देखो मोस्ट कॉमन सीजन कौन सा होता है? जुलाई नवंबर का जो सीजन होता है वो मोस्ट कॉमन सीजन होता है। आपका बरसात का मौसम, बारिश का मौसम। प्राइमरी होस्ट कौन सा है? मॉस्क्विटो, जो कि मैं पीछे बता के आ रहा हूँ। तो आप इन सबको स्टार मार्क कर लें। सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन होता है, इसको आप स्टार मार्क कर लें। सबको पता है क्यों? क्योंकि आपके मॉस्क्विटो में सेक्सुअल साइकिल चलती है। किसकी? प्लाज्मोडियम पैरासाइट की। ह्यूमन में कौन सी चलती है? असेक्सुअल साइकिल चलती है। किसकी? आपके प्लाज्मोडियम पैरासाइट की। तो ऐसा आपको कुछ बता के चलना, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है, ब्लड स्मीयर ऑफ ए पेशेंट रिप्रेजेंट ओनली बनाना एंड रिंग शेप गेमेटोसाइट इट इज इंडिकेट। आपने क्या देखा? आपने एक स्लाइड बनाई। स्लाइड में आप देख पा रहे हो कि जो आपको गैमेट्स दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल बनाना के शेप के दिखाई दे रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ रिंग शेप के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बनाना के जैसे और रिंग शेप के। तो ये कौन से मलेरिया पैरासाइट में देखने को मिलता है? तो आपका आंसर वहाँ होना चाहिए सर प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में ऐसा देखने को मिलता है जो आपके गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बनाना शेप के और रिंग शेप के। क्या? गैमेट्स। तो आप इनको याद करें। साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि आपका जो मलेरिया है उसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है। कुछ स्टेज होती है आपकी, कोल्ड स्टेज होती है, हॉट स्टेज होती है, और एक होती है आपकी स्वेटिंग स्टेज जो कि आगे देखेंगे। सबसे पहले कोल्ड स्टेज की बात करते हैं। पेशेंट को ठंड लगती है, और अगर पेशेंट को ठंड लगती है, पीछे मैं बता के आ चुका हूँ कौन सा फैक्टर कोल्ड के लिए जिम्मेदार होता है? हीमोजोइन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि उस पेशेंट में कोल्ड के लिए जिम्मेदार होता है, ठंड के लिए जिम्मेदार होता है। क्या क्या देखने को मिलता है कोल्ड स्टेज में? हेडेक देखने को मिलता है, मेरा मतलब सिर में दर्द होता है, नोजा देखने को मिलता है, ठंडा सेंसेशन देखने को मिलता है। टेम्परेचर की बात करो तो आपका बॉडी का टेम्परेचर 39 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। टेम्परेचर की बात करो तो 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? टेम्परेचर क्या है? देखो बॉडी कभी कौन सी स्टेज में? कोल्ड स्टेज में आपकी बॉडी को ठंड लग रहा है, ठंडी लग रही है, तो क्या होगा? ये सिग्नल कहाँ जाएगा? हाइपोथैलेमस में जाएगा। हेलो एवरीवन, आज का जो आपका टॉपिक है फंडामेंटल्स। और देखो फंडामेंटल में जो बेसिक आज अपन क्वेश्चंस करेंगे और डिस्कस करेंगे अपन लोग, वो रहेंगे अपने प्रोसीजर्स। और देखो प्रोसीजर्स का आपको पता है कि हर एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं। और बेसिक जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो आपको समझने और सीखने साथ साथ में कि वहाँ पे नर्सिंग प्रायोरिटीज क्या होती है, आप लोग वहाँ पे क्या करोगे। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों को? यस, गुड आफ्टरनून। यस, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो आप लोग, और रूल करने के बाद में आपको आंसर करना है साथ साथ में। पहला क्वेश्चन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। यस, आंसर करो अब। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 2 हावर आफ्टर सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। देखो बिल्कुल बेसिक आपको समझना है, क्लियर है बिल्कुल। और समझने के साथ साथ में आपको क्वेश्चंस को सीखना है कि क्यों हो रहा है और वहां पे आप लोग क्या करोगे। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चंस को सीखना है तो बिल्कुल बेसिक मान के चलना है कि आप लोग प्रोसीजर परफॉर्म करवा रहे हो और आपको करवाने हैं। क्लियर है? तो सामने आपके एग्जाम्स हैं, तो बेसिक मान के चलना है कि वहां पे जब आप लोग जॉब करोगे तो कैसे परफॉर्म करोगे, कैसे आप लोग असिस्ट करवाओगे। क्लियर है? तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि आपके पास एक पेशेंट है और क्या हुआ है? सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। क्लियर है बिल्कुल, जो आपके वार्ड में है। यस, क्लियर। द नर्स आइडेंटिफाइज दैट द ड्रेनेज फ्रॉम द
क्लाइंट्स नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज ब्राइट रेड कलर्स। क्लियर है बिल्कुल कि जो पेशेंट की आपने गैस्ट्रेक्टोमी की उसकी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स, क्लियर है बिल्कुल कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से कैसे ड्रेनेज आ रहे हैं, ब्राइट रेड कलर के। क्लियर है। अब देखो बेसिक नेक्स्ट आपको जो बताना है कि व्हाट शुड द नर्स फेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक एग्जाम को छोड़ के एग्जाम में आता रहता है। क्लियर है बिल्कुल। तो देखो बेसिक आपको आंसर करना है इसके, तो बेसिकली जो आंसर आ रहे हैं सी, विनोद प्रजापत सी, सुरेंद्र सिंह, हेमराज सी, रामनिवास सी, यस वेरी गुड। क्लियर है बिल्कुल। तो बेसिक इसका आंसर बताना है कि पेशेंट जैसे ही आपके पास वार्ड में है, क्लियर है, तो सबसे पहला जो मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है देखो कि बेसिक समझना आप लोगों को, देखो इसका आंसर भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। क्लियर है कि पेशेंट में आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, इनसाइड द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स। क्लियर है बिल्कुल कि पेशेंट के अंदर क्या लगी हुई है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है। क्लियर है बिल्कुल। और जो पेशेंट की आपसे बोला गया है कि गैस्ट्रेक्टोमी क्या हुई है, सर्जरी हुई है। क्लियर है। अब देखो गैस्ट्रेक्टोमी करने के बाद में आपको पता है कि स्टोमक के अंदर इंसिजन्स लगाए जाएंगे। बिल्कुल देखो ध्यान से समझना, पूरा क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा क्वेश्चन। क्लियर है बिल्कुल। क्या लगे हुए हैं, इंसिजन्स। क्लियर है। आपको पता है कि जिस भी एरिया में आपके इंसिजन लगाने के बाद स्टिचेज जब लगाए जाते हैं, स्टिचेज वाली जगह है, ध्यान से बताओ सिक्रेशंस होंगे या नहीं होंगे। क्लियर सी बात है कि जिस भी एरिया में इंसिजन लगता है वहां से क्या होता है, सिक्रेशन। क्लियर है। तो यही क्वेश्चन अगर देखो मैं आपसे बोलूं कि जस्ट अभी आपका रेलवे वाले एग्जाम के अंदर आया था कि क्वेश्चन कैसे घुमा के देखो कि गैस्ट्रेक्टोमी वाला पेशेंट है, उसके अंदर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है और आपसे पूछा गया था कि पर्पस ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स। क्लियर है कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का पर्पस क्या रहेगा, तो क्या रहेगा कि इंसिजन लगाए, सिक्रेशंस हो रहे हैं, सिक्रेशंस को बाहर निकालने के लिए क्या लगा के रखते हैं अपन लोग, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स। देखो इसका रेस्टल बताना है क्योंकि अगर पेशेंट की स्टोमक की सर्जरी हुई है, क्लियर है, तो सर्जरी के टाइम क्या दिया जाता है, एनेस्थीसिया। और एनेस्थीसिया से बताओ मसल्स हैं जो बॉडी की रिलैक्स होंगी कि नहीं होंगी, और मसल्स अगर रिलैक्स होंगी तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि बॉडी के सिक्रेशंस आएंगे जिससे पेशेंट क्या कर सकता है, एस्पायर। देखो इसका जो आपको आंसर बताना है कि सिक्रेशंस जो आएंगे, क्लियर है, और वो इंसिजन के बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट 24 आवर्स, क्लियर है, वो कैसे आएंगे, ब्राइट रेड कलर्स, क्योंकि वहां से क्या होती रहती है, ब्लीडिंग होती रहती है थोड़ी बहुत। क्लियर है बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो पढ़ो आप लोग कि जैसे ही आपने पढ़ा कि ब्राइट रेड कलर्स, वेरी गुड, काफी आंसर मुझसे ही आए, कुछ ए भी बता रहे हैं कुछ लोग। क्लियर है। नेक्स्ट देखो आपको बताना है कि जैसे ही ब्राइट रेड कलर देख के घबराना नहीं है कि यार रेड कलर आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। क्लियर है। तो पहला ऑप्शन है कि नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। काफी जो बच्चे होते हैं वो नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर कर देते हैं। क्यों करते हैं कि भाई ब्लीडिंग हो रही है सर्जरी के बाद, क्लियर सी बात है, तो वहां से जो सिक्रेशंस आ रहे हैं ब्राइट रेड कलर के इसलिए आ रहे हैं कि वहां पे क्या लगाया गया है, इंसिजन्स। क्लियर है। तो इसके अपने को नीड नहीं है। नेक्स्ट देखो क्लेम द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर 1 हावर्स। यस, क्या नीड है, क्योंकि अगर क्लेम कर दोगे तो सिक्रेशन बाहर कैसे आएंगे, सिक्रेशन बाहर निकालने के नहीं निकालने आप लोगों को, तो ट्यूब को क्लेम नहीं करोगे आप लोग। क्लियर है। नेक्स्ट देखो जो बताना आपको, डिटरमाइन दिस इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषिकेश एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है जी। आपको जो लास्ट ऋषिकेश एम्स हुआ था कि जो आपको सिंपल क्या बोलना है कि स्टार्टिंग के जो 24 घंटे रहेंगे कैसे कलर के आएगी, ब्राइट रेड कलर सिक्रेशन आएंगे, तो आपको क्या कर देना है, डॉक्यूमेंटेशन। दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग्स, कुछ भी नहीं करना है, घबराना नहीं है। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का। और नेक्स्ट देखो जो यहीं से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है। तो लास्ट जो ऑप्शन पूछा वो क्या बोला गया है कि अपन इरिगेट करेंगे ट्यूब को बाय द आई स्लाइस। ध्यान रखना अगर आपको कभी भी ट्यूब को इरिगेट करना हो या स्टोमक को आपको इरिगेट करना हो, यस यूज अपन करेंगे सेलाइन, बिकॉज कौन सी करेंगे अपन, नॉर्मल सेलाइन। क्वेश्चन है, लिख लेना कि जब भी स्टोमक को इरिगेट किया जाता है या एनजी ट्यूब को आप लोग इरिगेट करोगे तो कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है आपका, नॉर्मल सेलाइन। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का, ये सुनो। और जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे के एग्जाम्स उठा के देख लेना आप लोग, हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, आएंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा आप लोगों का, कि दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग, कुछ भी नहीं करना है, ओनली क्या कर देना है, डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर है। तो लाल कलर देख के घबराना नहीं है कि खून निकल रहा है, कोई बात नहीं, 24 घंटे तक निकलेगा, 24 आवर्स के बाद में भी अगर ब्राइट रेड कलर आ रहा है, क्वेश्चन को सुन लेना, इसी क्वेश्चन को बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि आफ्टर 24 आवर्स, क्लियर है, कि 24 घंटे के बाद में भी अगर आपको ब्राइट रेड कलर देखने को मिल रहा है तो आप लोग क्या करोगे, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का, यस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो आप लोग क्वेश्चन, पढ़ के आंसर करना देखो आप लोगों को। यस विपिन कुमार, 24 आवर्स तक जो कलर रहेगा वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ब्राइट। यस नेक्स्ट देखो आपको बताना है, यस काफी आंसर सही आ रहे हैं, आप लोग डी डी, यस राहुल मीना डी, जावेद अख्तर डी,
यस वेरी गुड। तो क्वेश्चन पढ़ो आप लोग देखो। यस द नर्स इज इंसर्टिंग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इन ए एडल्ट क्लाइंट। देखो बेसिक मान के चलना है कि आप लोग एक पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा रहे हो, क्लियर है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जैसे आपने प्रोसीजर स्टार्ट किया, द क्लाइंट बिगिंस टू कफ एंड हैज डिफिकल्टी ब्रीथिंग। इस क्वेश्चन को समझ लो। जैसे ही आपने पेशेंट, यस वेरी गुड, कार्तिक के आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, वेरी गुड, यस बहुत अच्छे। कफ एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग, जैसे ही एनजी ट्यूब लगाना स्टार्ट करोगे तो पेशेंट में क्या देखने को मिल रहा है, कफ हो रहा है, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शंस। देखो मैं कहता हूं जो प्रोसीजर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रायोरिटी बेसिस आते हैं, आप वहां पे क्या करोगे, क्लियर है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगी, देखो पहला जो ऑप्शन है क्योंकि इंसर्ट द ट्यूब, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे लगा रहे हैं वैसे की वैसे लगाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है नोटिफाई द डॉक्टर, डॉक्टर साहब को नोटिफाई करो, बुला के लाओ कि डिफिकल्टी आ रही, खांसी आ रही है पेशेंट को। नेक्स्ट रिमूव द ट्यूब एंड री-इंसर्ट व्हेन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड। ये ट्यूब को रिमूव कर लोगे आप पूरी को, और कब लगाओगे, जब आरडीएस उसका क्या हो जाएगा, सबसाइड। एंड लास्ट ऑप्शन है पुल बैक। पुल बैक का मतलब होता है थोड़ा सा पीछे लेना, थोड़ा सा पीछे लेना है ऑन द ट्यूब एंड वेट अंटिल द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आर द सबसाइड। तो देखो क्वेश्चन को समझना आप लोगों को, देखो बेसिकली बताऊं मैं आपको। यस यस ये देखो स्टोमक, ये देखो पेशेंट का स्टोमक, क्लियर है। और देखो इसका अपर पार्ट बना रहा हूं। जैसे ही आप लोगों ने एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी है, तो करने के साथ साथ में क्वेश्चन यहाँ से बेसिक आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार, कि जब आप लोग एनजी ट्यूब लगाते हो, एनजी ट्यूब लगाओगे तो कौन से नोज में इंसर्ट करोगे आप लोग। और ये काफी बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि राइट में करें कि लेफ्ट में करें। देखो एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन बेसिक बात है, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो कौन से नोज में इंसर्ट, सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। तेरे शादी के बाद में नोज पिन लाके दोगे कि नहीं दोगे, लाके क्या पहना भी दोगे तुम लोग तो, और कौन से नोज में पहनाई जाती है, ध्यान रखना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स, क्लियर है बिल्कुल। तो हमेशा किससे इंसर्ट करनी है आप लोगों को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नोज से क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, क्लियर है। अब जैसे ही तुमने इसको इंसर्ट करना स्टार्ट किया, तो मैं कहता हूं कि जैसे ही माउथ से नोज से आपकी एनजी ट्यूब जाएगी, और वो जो आपका लेरिंग्स वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे, जैसे बेसिक करके बताऊं आप लोगों को, जो पीछे वाला, जैसे ट्यूब लेरिंग्स वाले पार्ट पे जाके टकराएगी तो उसके अंदर क्या आएगी, कफिंग एंड डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। कुछ भी नहीं करना है, कि टकराने के बाद में लेरिंग्स पे टकराई तो क्या आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है। तो सिंपल आपको बताना कि थोड़ा सा पुल बैक का मतलब ट्यूब को थोड़ा सा पीछे करना है, और आपको वेट करना कि कंडीशंस क्या हो जाए, सबसाइड, क्लियर है बिल्कुल, यस क्लियर है। तो जैसे आपको क्या करना है, पुल बैक, क्योंकि देखो आपका कफ एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग कब हुई, जब आपकी ट्यूब लेरिंग्स वाले पार्ट पे जाके टकराती है, थोड़ा सा पीछे लो, जैसे कंडीशन सबसाइड, तो पेशेंट को अपने को बोलना है कि उनको सैलो करो एज ए वाटर्स, क्लियर है। तो राइट आंसर इज गोस टू द कौन सा जाएगा आपका टी, यस क्लियर है, राइट यस, राइट में नहीं डालेंगे गूगल पे, पर्जा पर लेफ्ट में जाएगी, क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पढ़ो आप लोग, क्वेश्चन आंसर करना आपको, यस वेरी गुड, यस वेरी गुड, भरत कुमार डी, यस पढ़ो क्वेश्चन आप लोग देखो, आंसर जा रहा है सी सी सी, यस वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, मतलब काफी अच्छी तैयारी चल रही है। अब ये डी भी आ रहा है बीच बीच में, यस वेरी गुड सी। द क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, यस क्लियर कर रहा हूं आप लोगों का। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन थ्रू एनजी ट्यूब्स, क्लियर बात है कि जिस पेशेंट को आप लोगों ने एनजी ट्यूब लगा रखी है, अगर उस पेशेंट को ओरल मेडिसिन चल रही है तो क्या ओरल तो खिलाओगे नहीं आप लोग, तो क्या बोला गया है, एनजी ट्यूब से आपको मेडिकेशन देनी है, क्लियर है। दैट इज कनेक्टेड टू सक्शन, जो ट्यूब किससे कनेक्टेड है, सक्शन से कनेक्टेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, क्लियर है। टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन द नर्स शुड टेक व्हिच एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेटेस्ट अभी आपका दिल्ली एम्स जो कंबाइंड हुआ था क्वेश्चन आया है, क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का। तो आपसे क्या बोला गया कि पेशेंट को आपने मेडिसिन दी या कैप्सूल दिया आपने वायदा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, क्लियर है। उसके बाद में बोला गया कि आप लोग क्या करोगे, यस तो पेशेंट को आपको क्या देनी है, मेडिसिन देनी है बाय द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। हमेशा ध्यान रखना, अभी आपके डीएसएसपी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से मेडिसिन या कैप्सूल देना तो इसको डाइल्यूट करोगे कि नहीं करोगे, डाइल्यूट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन लिया जाता है, लिख लेना, काफी बात पूछा गया है, क्लियर है। और देखो इसमें जो आपको बताना बेसिक, अरे दवा खाइए कि नहीं खाई, आप लोगों ने खाई होगी ना, किसके साथ में खाते हो, इसका आंसर काफी सारे बच्चों में जाता है कि नॉर्मल सलाइन, लेकिन ध्यान रखना दवा क्या नॉर्मल सलाइन के साथ थोड़ी खाई जाती है, सीधी सी बात कर लेना आप लोगों को, वाटर या डिस्टिल वाटर बोलना आप लोगों को, क्लियर है। तो कितने एमएल में क्रश करोगे, 20 से 15 से 20 ml में आपको क्या करना है, डाइल्यूट करना है कैप्सूल,
क्लियर है? तो आपसे बोला गया कि उसके बाद में क्या करोगे, तो ऑप्शन देखो सुनना इसके, वैसे काफी के आंसर इसके राइट आए काफी बच्चों के, वेरी गुड। पोजीशन द क्लाइंट सुपाइन टू असिस्ट इन मेडिकेशन एब्जॉर्प्शन, कि पेशेंट को तुम लोग सुपाइन पोजीशन दे दोगे और जिससे क्या बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पता है। नेक्स्ट है एस्पायरेट द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब आफ्टर मेडिकेशन टू मेंटेन पेटेंसी। क्लियर है कि अगर आपको एस्पायरेट करना है कि नहीं करना, सीधी सी बात है, मेडिकेशन देने के बाद में अपन क्यों करेंगे एस्पायरेट्स। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट आपको बोलना है कि क्लेम द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर 30 to 60 मिनट एंड सक्शन फॉर 30 मिनट। ये तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। देखो बेसिक में इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, याद कैसे रखना है कि जब भी पेशेंट को मेडिसिन देते हो आप लोग और उसको कहते हो कि आपको ये वाली मेडिसिन खाली पेट खानी है, खाने से पहले खानी, तो वो क्वेश्चन करता है आपसे कि खाने से कितने टाइम पहले या खाने के कितने टाइम बाद। तो आपको पता है हमेशा अपन बोलते हैं कि आधे से 1 घंटा, कितना रहेगा 30 to 60 मिनट। और इसका मैं रेशनल बता रहा हूँ, बिकॉज बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स। जो कौन से मीडियम में एब्जॉर्प्शन होगी, खाली पेट दे रहे हैं, अब एसिडिक होता है, और उसके बाद में अगर आपने खाने के बाद लिया, कौन सा आता है आपका एल्कलाइन, उसको डाइल्यूट हो जाएगी उसके अंदर। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों बच्चों? यस। नेक्स्ट देखो आपको बताना है, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आता है और कह रहा हूं कि इस एग्जाम में भी आएगा। क्लियर है? यस। क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ बेड सो इन द पिक्चर, कि आपकी जो पिक्चर में जो आपका बेड शोर है वो कौन सी स्टेज का है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि बेड शोर से क्वेश्चन नहीं आता है। यस, आंसर आ रहेगा बच्चों के डी डी। यस वेरी गुड। यस क्लियर है। देखो इसका बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो आपको स्टेजेस अगर देखनी है, इसका देखो जो राइट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका, फोर्थ। कौन सी आपकी, फोर्थ स्टेज। वेरी गुड डी डी, वेरी गुड। यस क्लियर। अब देखो ध्यान से सुन लेना और मैं कह रहा हूँ लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके जो बेड शोर होती है उसकी जो बेसिक कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज। और ये तो कंप्लीटली मैं आपको याद करवा रहा हूँ। क्लियर है बिल्कुल। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बेसिक कई बार आ जाता है कि जो बेड शोर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन जो कॉज बताओगे वो कौन सा होता है, प्रेशर शॉक। क्लियर है, मोस्ट कॉमन कॉज ध्यान रखना आपका रहता है प्रेशर शॉक। लेकिन ध्यान रखना ये सुनो कि जो आपके थिन पर्सन्स रहते हैं उसमें आपका कौन सा जाएगा, फ्रिक्शन। क्लियर है बिल्कुल। तो यही देखो जो आपको बताना है, तो सिंपल देखो कि जो आपकी 4 स्टेज होती हैं बेड शोर की, बिल्कुल बेसिक। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी स्किन की जो लेयर्स के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो कितनी लेयर्स होती हैं, 4, या जो देखो मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीख लेना। क्लियर है। देखो जो बेसिक मैंने बोला कि जो लास्ट में जो मैंने बताया ये वाला आपका है बोन वाला पार्ट, समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीख लोगे ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर आपने ध्यान से देख लिया तो। क्लियर है। तो सिंपल कि स्टेज कितनी होती है, 4 स्टेज। सबसे पहले तो ऊपर की जो लेयर होती है कौन सी होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में कौन सी वाली आती है, डर्मिस। डर्मिस के बाद में कौन सी आएगी आपकी सबक्यूटेनियस टिश्यू, एंड उसके बाद में जो क्या जाती है, मसल्स। और मसल्स कवर द बोन। क्लियर है। देखो बेसिक मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो सबसे पहला जो आपसे बोला जाता है कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया, मान लो कि तो 4 स्टेजेस का बताऊंगा कि आपने कैसे बताया कि 4 स्टेज है, लेकिन कैसे आप लोग कंफर्म करोगे कि स्टेज कौन सी है, वुंड को कैसे पहचानोगे आप लोग। तो सबसे पहला देखो जो बताना है कि देखो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, एपिडर्मिस फर्स्ट, डर्मिस सेकंड, सबक्यूटेनियस थर्ड, एंड आपकी मसल्स जब इंक्लूड होके बोन विजुअलाइज हो जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, फोर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। एपिडर्मिस जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, आउटर लेयर, सुनो आउटर लेयर अगर इन्वॉल्वमेंट होती है, इसकी डायग्राम दिखाऊंगा मैं अभी आप लोगों को, पहले इसको सीख लो कि कैसे आते हैं क्वेश्चन। क्लियर है कि अगर आपकी एपिडर्मिस इन्वॉल्वमेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट का मतलब कि डैमेज नहीं है, इन्वॉल्वमेंट हुई है, और इन्वॉल्वमेंट का मतलब कि यहाँ का कलर कैसा हो चुका, रेडिश कलर या पिंक स्किन का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, पेन रहेगा वहां पे। क्लियर है। ये सुनो, तो अगर आपकी एपिडर्मिस इन्वॉल्वमेंट है मतलब डैमेज नहीं, आपकी कौन सी स्टेज रहेगी, फर्स्ट स्टेज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एपिडर्मिस, डैमेज नहीं रहेगी, ध्यान रखना आपका बाबू। नेक्स्ट अगर आपसे बोला जाता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डर्मिस, क्लियर है, तो डर्मिस इन्वॉल्वमेंट कब होगा, क्लियर है, कि डर्मिस का मतलब जो एपिडर्मिस क्या हो जाएगी, डैमेज। क्लियर है। एपिडर्मिस जब डैमेज होगी तभी तो इन्वॉल्वमेंट किसका आएगा, आपका किसका आएगा, डर्मिस का। डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट मतलब ध्यान रखना है, जो बेसिक ध्यान रखना है कि ब्लिस्टर बना हुआ नजर आएगा आप लोगों को, डीप नहीं होगा, ब्लिस्टर होगा ओनली। डर्मिस का मतलब एपिडर्मिस डैमेज एंड ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो या नहीं हुई। क्लियर है। कौन सी स्टेज आएगी आपकी, सेकंड स्टेज। एंड थर्ड का ध्यान रखना हमेशा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सबक्यूटेनियस, यस और नो, जो आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू हो जाएंगे इन्वॉल्वमेंट। ध्यान रखना वुंड कैसा रहेगा, डीप वुंड रहेगा, लेकिन बेसिक जो फ्लैक होता है वो क्या रहेगा कि बोन एंड टेंडन आर नॉट विजुअलाइज्ड, बोन एंड टेंडेंस विजुअलाइज नहीं होंगे। क्लियर बिल्कुल आप लोगों को, ये सुनो। और जैसे आपके डीप वुंड बना है और बोन अगर विजुअलाइज हुआ तो कौन सा चला जाएगा आपका, फोर्थ स्टेज। क्लियर है। सिंपल बोल रहा हूं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एपिडर्मिस फर्स्ट स्टेज, नो डैमेज, कोई डैमेज नहीं रहेगा। डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट आ गया, सेकंड स्टेज। डीप वुंड हुआ और सब क्यूटेनियस टिश्यूज अगर इन्वॉल्वमेंट हो गए, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में बोन्स विजुअलाइज नहीं होगी। और फोर्थ स्टेज मतलब कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बोन्स, कौन सी स्टेज आएगी आपकी, फोर्थ स्टेज। डायग्राम दिखा रहा हूं आप लोगों को। सबसे फर्स्ट देखो जो आपका है
यस देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आप लोगों को कि जो सबसे फर्स्ट कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एपिडर्मिस, डैमेज नहीं है यहाँ पे, क्लियर है, कौन सा रहेगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखो आपको जो बताना है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डर्मिस, देखो एपिडर्मिस यहाँ पे डैमेज हो चुकी है, कौन सी आ जाएगी आपकी सेकंड, क्लियर है। ये देखो डीप वुंड बिकॉज मसल्स प्रेजेंट है बोन के ऊपर, थर्ड स्टेज। एंड लास्ट देखो आपकी विजुअलाइज ऑफ द बोन्स, कौन सा आ जाएगी फोर्थ स्टेज, क्लियर है बिल्कुल। देखो जैसे ही बोन विजुअलाइज होगी, ध्यान रखना आप लोग, बोन का जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर। और यहीं से क्वेश्चन और याद रखना आप लोगों को कि जो आपका फोर्थ स्टेज होती है उसके अंदर क्या बताना आपको कि जो स्मेल आएगी, फाउल बदबूदार स्मेल आएगी फोर्थ स्टेज के अंदर, क्लियर है। इसको तो बेसिक मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ, जो आपके अलग अलग डायग्राम्स है। देखो सबसे पहला जो आपको डायग्राम देख के बताना कि कौन सी स्टेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस क्लियर है। देखो आपने जैसे देखा पेशेंट को कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो एपिडर्मिस या वुंड थोड़ी है, डैमेज थोड़ी है यहाँ पे एपिडर्मिस, क्लियर है। तो कौन सी स्टेज रहेगी आप लोगों की, फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट देखो आपको बताना है कि एपिडर्मिस यहाँ से क्या हो चुकी है, डैमेज, क्लियर है। और एपिडर्मिस अगर डैमेज होगी तो कौन सी स्टेज, ब्लिस्टर बना होगा ना, कौन सी स्टेज रहेगी आपकी, सेकंड स्टेज। यस वेरी गुड, काफी अच्छा आंसर आ रहे हैं बच्चों के, क्लियर है। इसमें कौन सी रहेगी, एपिडर्मिस डैमेज, डीप वुंड नहीं है, सुपरफिशियल वुंड है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को, क्लियर है। नेक्स्ट यस देखो अभी आपका लेटेस्ट इन द कंबाइंड एम्स, ध्यान रखना जिसने एग्जाम दिया उसको पता होगा, क्लियर है कि वुंड डीप बना हुआ है बिकॉज बोन नहीं दिख रही है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज इन्वॉल्वमेंट है, क्लियर है। इसमें कौन सी स्टेज रहेगी आप लोगों की, थर्ड स्टेज, क्लियर है। और सबसे जो लास्ट में जो मैंने आपको दिखाया था अभी, क्लियर है, जो क्वेश्चन था आपका, यस इसमें आपको विजुअलाइज द बॉन्स, देखो इसके अंदर आपको बॉन्स विजुअलाइज हो रही है, क्लियर है। और अगर बॉन विजुअलाइज हो तो कौन सी स्टेज आएगी आपकी, थर्ड स्टेज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, यस वेरी गुड, क्लियर है बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का सिंपल। देखो यहीं से मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अगर आपको पेशेंट को बेड सोर से प्रिवेंट करना है, क्लियर है, तो बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए सबसे मेन जो नर्सिंग रोल होता है कौन सा रहेगा आपका, चेंज द पोजीशंस, क्लियर है कि पोजीशन लिख लेना ये वाला आप लोग कि बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए अपने को क्या करनी होती है, पोजीशन को चेंज करना होता है। और पोजीशन जो चेंज करोगे आप लोग एवरी 2 आवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है बिल्कुल कि हर 2 घंटे से आपको क्या करते रहना है, पेशेंट की पोजीशन चेंज करते रहना है। और साथ में मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको जैसे ही पेशेंट की पोजीशन चेंज करोगे, बेड सोर कौन से पेशेंट में होता है, मोस्टली जो बेड रिडन पेशेंट होता है, लेकिन ध्यान रखना जब भी अपन पोजीशन चेंज करते हैं तो पेशेंट उस एरिया पे मसाज करते हैं ताकि वहां का सर्कुलेशन बढ़े। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपको उस एरिया के अंदर रेडनेस देखने को मिल जाती है या वुंड की कोई भी स्टेज, चाहे से आपकी फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड या थर्ड या फोर्थ, यस और नो, कभी भी आप लोग वहां पे मसाज नहीं दोगे, ध्यान रखना कभी भी मसाज नहीं देनी है आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेज है वुंड की, आप लोगों की वहां पे नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसमें एक ऑप्शन आता है जो आप लोग क्लियरली करके आते हैं कि गिव द मसाज, कभी नहीं देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी आपकी मसाज हमेशा, क्लियर है। यस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। यस वेरी गुड, बेड रिडन पेशेंट, यस एवरी 2 आवर्स चेंज करेंगे अपन। ये महेंद्र क्या लिखा है, 12 आवर नहीं होगा, यस वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं हर एग्जाम, एक एग्जाम को छोड़ के क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखो और कह रहा हूं आएगा, सुन लो आप लोग, आता ही आता है, ये नहीं तो इसका दूसरा भाई आएगा, क्लियर है बिल्कुल। इसी को देखो बता रहा हूं आप लोगों को कि आइडेंटिफाई द वुंड। एक पेशेंट आपके पास में, आपने देखा कि उस पेशेंट की सर्जरी हुई और सर्जरी होने के बाद में उसके देखो यहाँ पे जो ऑर्गन्स बाहर निकला हुआ है, ऑर्गन्स बाहर निकले, इसका देखो ऑप्शन देखो क्या कहते हो आप लोग, यस वेरी गुड, काफी अच्छे आंसर, सी 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 सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका देखो जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वुंड एविसरेशन, क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का। इसका देखो मैं आपको इसका जो सेम ऐसा डायग्राम एक और आता है जिसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा अभी, यस वेरी गुड, सी 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 सी, यस वेरी गुड, क्लियर है। तो बेसिक जो आपको बताना, पहला देखो जो ऑप्शन था ओपन वुंड, क्लियर है। ओपन वुंड का मतलब होता है कि जो आपके वुंड्स जो घाव बन जाते हैं, यस और नो, क्लियर है। वुंड डिसेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो मैं आपको बता रहा हूं बेसिक, एक देखो जो आपका डायग्राम बना के बताता हूं आप लोगों को कि पेशेंट की सर्जरी की, अब सर्जरी के बाद में क्या लगा दिए, स्टिचेज, क्लियर है। और देखो स्टिचेज लगाने के बाद में, और ये मोस्टली जो होता है एब्डोमेन कैविटी पे होता है वाला, ये जो आपकी जो प्रॉब्लम आती है एब्डोमेन कैविटी मोस्टली आती है कि अगर आपने स्टिचेज लगा दी, क्लियर है, अगर स्टिचेज लगाने के बाद में ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं, यस ऑर्गन्स, वो कौन सा रहेगा आपका, वुंड एविसरेशन, क्लियर है। और अगर आपसे बोला जाता है कि स्टिचेज ओपन हो गए, क्या ओपन हो गए, ओपन द स्टिचेज, क्लियर है बिल्कुल।
तो आपको कौन सा बोलना है, वुंड डिसेंस। जिसका आपको डायग्राम बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि वुंड डिसेंस क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वुंड है, और वुंड के जो आपको क्या बोलना है, जो स्टिचेस लगे हुए थे वो क्या हो चुके हैं, सारे के सारे ओपन हो चुके हैं। देखो याद कैसे रखना एग्जाम के लिए कि वुंड डिसेंस एंड वुंड एविसरेशन दोनों में देखो मेन डिफरेंस क्या रहेगा। देखो डिसेंस देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से। डी का मतलब दूर जाना, वुंड का फैलना, ये सुनो। और वुंड कब फैलेगा, जब उसके स्टिचेस क्या हो चुके हैं, रिमूव या वहां से टाइटनिंग या प्रेशर के कारण खुल रहे हैं। कौन सा रहेगा, वुंड डिसेंस। ध्यान रखना आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑर्गन अगर बाहर आए तो कौन सा बोलोगे आप लोग, कौन सा बताना, उसको डायग्राम दिखाया मैंने आपको, वुंड एविसरेशंस। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन देखो मैं यहीं से आपको एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आते हैं आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एग्जामिनर चाहता है कि तुम क्वेश्चन गलत करो। उसका मुद्दा ये रहेगा कि मान लो कि उसने पिछले एग्जाम में डायग्राम दिया था, आपके क्वेश्चन को चेंज करके दे रहा हो। क्या बोल रहा है कि एक पेशेंट, उसमें आपने देखा कि वुंड एविसरेशन प्रेजेंट है, क्लियर है। एविसरेशन का मतलब उसके ऑर्गन्स बाहर आ चुके हैं वुंड से। आपसे बोला गया कि व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी, आप लोग वहां पे क्या करोगे। यस, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि वुंड डिसेंस प्रेजेंट, और आपसे क्या बोला गया है कि डिसेंस होने के बाद में आप क्या करोगे। तो डायग्राम देख के बताया आप लोगों ने, करोगे क्या आप लोग वहां पे। यस, इसमें देखो आपको बताना है, देखो जैसे ही आपके ऑर्गन्स, यस, कवर द पोर्शंस, किससे कवर करेंगे, यस महिपाल, वेरी गुड, स्टाइल ड्रेसिंग, कवर कवर, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। यस, क्लियर है। देखो एग्जामिनर तो चाहता है कि क्वेश्चन तुम गलत करो, ये सुनो। अरे जितना तुम दिमाग लगाते हो डबल दिमाग लेके चलता है, क्लियर है बिल्कुल, कि उसको पता है कि बोलेंगे यस हम इसको कवर करेंगे, क्या पता वो इसको एग्जाम में आपके क्वेश्चन में डाल दे कि आप इसको कवर करो, किससे करोगे, यस स्टाइल ड्रेसिंग से करोगे। लेकिन वो जो आपका स्टाइल, जो आपका गॉज पीस होता है, हमेशा ध्यान रखना 4x4 गॉज पीस रहेगा। और किससे स्टाइल किया जाता है आपका, एनएस बाय द नॉर्मल सेलाइन, लिख लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लियर है। कि अगर किसी पर्सन के अंदर वुंड डिसेंस आपको देखने को मिलता है तो आप उसको कवर तो करोगे, ये सुनो। जो पहले ऑप्शन आते थे किससे कवर करोगे, अपन स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल गॉज पीस, ये सुनो। लेकिन ध्यान रखना है कि कौन सा रहेगा आपका गॉज पीस भी जो रहेगा 4x4 रहेगा, और किससे होगा, एनएस, वेरी गुड। ये 4 गॉज पीस नहीं है सीमा कुमारी, 4x4, क्लियर है बिल्कुल। अब इसी के साथ में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और बता रहा हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो आपका वुंड डिसेंस आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको साथ में बता रहा हूं यहीं पे, क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का, कि आपको उसको कवर तो करना है 4x4 से, क्लियर है बिल्कुल। लेकिन अगर आपसे बोला जाता है, एग्जामिनर आपका यहाँ पे दिमाग और लगा रहा है, वो क्या बोल रहा है कि जब किसी पेशेंट के आप लोगों ने ड्रेसिंग चेंज कर रहे हो आप लोग, या सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद में अगर जब भी आप लोग ड्रेसिंग चेंज करते हो तो अर्ली साइन याद रखना, अर्ली साइन ऑफ वुंड डिसेंस, यस और नो, क्लियर है बिल्कुल। आपका सबसे अर्ली साइन क्या रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अर्ली साइन जो बताना है आपको, कौन सा बताना है, तो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, पिंक कलर डिस्चार्ज। कैसे डिस्चार्ज रहेंगे, पिंक कलर के डिस्चार्ज रहेंगे, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो आ जाएगा कि पिंक कलर के डिस्चार्ज हो रहे हैं, या फिर आपको देखने को मिलता है कि जब आप लोग ड्रेसिंग को चेंज करोगे तो जो ड्रेसिंग का कलर, यस वेरी गुड जावेद, वेरी गुड, जो पिंक ड्रेसिंग देखने को मिल सकती है। जैसे ड्रेसिंग को चेंज किया, कलर कैसा मिलेगा ड्रेसिंग का, पिंक कलर्स, क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, याद कर लेना आप लोग। तो देखो साथ में मैं आपसे एक ब्लैंक स्लाइड लेकर बता रहा हूं आपको यहीं पे, यस वेरी गुड, कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो कवर करना है आपको कौन सा है, 4x4 गॉज पीस, क्लियर है। किस काम में ले रहे हैं आप, लिख लेना इनको, जो बता रहा हूं आपको गॉज पीस के बारे में बता रहा हूं, जो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, यस क्लियर है बिल्कुल। जो गॉज पीस कैसे कैसे यूज करते हैं, कौन सा गॉज पीस कब काम में आता है। अगर आपसे बोला गया कि 4x4 ये किसमें आएगा आपका, हमेशा ध्यान रखना है कि कच्चा बॉडी से या सर्जरी के बाद में पार्ट बाहर आएगा, उसको कवर कैसे करेंगे अपन, 4x4। लेकिन देखो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ लेटेस्ट अभी 2x2 गॉज पीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है आपका, बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन है, डीएसएसबी में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, यस क्लियर है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2x2 गॉज पीस कहाँ यूज करते हैं हम लोग, ध्यान रखना। इसमें बताना आपको आईवी थेरेपी, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि आईवी थेरेपी के लिए कौन सा वाला गॉज पीस यूज किया जाता है आपका, 2x2, क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का। साथ में देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहीं से कि देखो एक जो बेसिक आता है, लिख लेना, वेस्लिन गॉज पीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है कि वेस्लिन गॉज पीस कहां पे यूज करोगे आप लोग, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, पूछा हुआ क्वेश्चन है लेटेस्ट, क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का, यस। नेक्स्ट देखो आपको बताना है कि अगर आपसे बोला जाता है कि जब भी आप लोग, ये जो क्वेश्चन लेटेस्ट बीएचयू में कि आप लोगों को आईएम इंजेक्शन अगर देना होता है, इंजेक्शन देने से पहले जब साइड क्लीन करते हो आप लोग तो कौन सा करते हैं, कौन सा स्वाब यूज करते हो आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान रख लेना इनको आप लोग। जो गॉज पीस मैंने 3 बताए, बाकी की मैं अभी और बताऊंगा आपको आगे। लेकिन देखो यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का, कि जब भी आप लोग आईएम इंजेक्शन देते हो तो हमेशा ध्यान रखना कौन सा रहेगा आपका, स्प्लिट स्वाब,
क्लियर है? कौन सा रहेगा? स्प्लिट स्वैप। लेकिन ध्यान रखना, जो एग्जामिनर ने अभी आपका लेटेस्ट BHU DSSB क्लियर क्वेश्चन पूछा है, आफ्टर IEM, यस, आफ्टर IEM इंजेक्शन कौन सा यूज करोगे आप लोग? कौन सा किया बताओ? यस, मोस्टली देखो इसका जो बच्चे आंसर करके आते हैं वो कौन सा करते हैं? अल्कोहल बेस्ड स्प्लिट स्वैप ही करके आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि ये करते हो तुम प्रैक्टिकल के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर, लेकिन अगर आपको आगे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है तो ध्यान रखना कौन सा रहेगा? डाइकोस्पीस। क्लियर है? और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ यहाँ पे कि IM इंजेक्शन देने के बाद में जब तुम लोग रगड़ते हो, मसाज करते हो, वो कंट्राइंडिकेटेड होती है, ध्यान रख लेना आप लोग। लगभग यही करते हो। यस, वेरी गुड, राइट, यस, क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा बिल्कुल, कि चाहे से आपका वुंड डिसेंस आ जाए, चाहे से आपका वुंड एविसेशन आ जाए, आएगा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपको बताना है, दोनों में मेन डिफरेंस ध्यान रखना है कि देखो, डिसेंस स्टार्ट डी से हो रहा है, मतलब कि आपका वुंड होगा सेपरेट होगा, उसके इंसिडेंस हट जाएंगे। और यस, वेरी गुड, क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, यहीं पे इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। यस, वेरी गुड, काफी अच्छे। यस, नेक्स्ट को आपको बताना है कि वुंड डिसेंस अगर आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे भी तो आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी ना, ये श्योर नो, या वेट करोगे कि स्टेजेस पूरे निकलने के बाद में जो ऑर्गन बाहर आएगा तब हम इसको कवर करेंगे? पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर आपको वुंड डिसेंस देखने को मिलेगा तो नर्सिंग प्रायोरिटी बताना है आपको, वो क्या रहेगी? ग्रैब द सूचर्स, ग्रैब द सूचर्स, क्या करोगे आप लोग? सूचर्स को पकड़ोगे ताकि वो और ज्यादा ओपन नहीं हो, देन इन्फॉर्म द डॉक्टर्स। दोनों क्वेश्चंस में जो मेन डिफरेंस रखना कि वुंड अगर आपको एविसेशन देखने को मिलेगा तो कवर करोगे 4/4 पोजीशन, डिसेंस मिलेगा तो ग्रैब्स करोगे, इन्फॉर्म द डॉक्टर्स। डॉक्टर को इन्फॉर्म दोनों कंडीशन में करना है वैसे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर तो भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? देखो, यस, वेरी गुड, बी बी बी, काफी अच्छे। राहुल, इनकी, जगमाल, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चन। समझो देखो कि ये जो अभी लेटेस्ट आपका जो कंबाइंड एंड्स हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ आपका, इसको बड़ा थोड़ा सा, इस वेरी गुड, क्लियर है? तो डायग्राम देखना आप लोगों को कि इसके अंदर जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है वो कौन सा किया जा रहा है। पहला देखो जो ऑप्शन है, यस, वेरी गुड, बहुत शानदार, जबरदस्त, बी बी बी, अरे के कौन लिख रहा है? के का ऑप्शन आ गया। यस, वेरी गुड, कुलदीप तिवारी, वेरी गुड, बी, रोहित बी, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट आपको बताना है कि माउथ सेक्शन, पहला जो ऑप्शन दे रखा है माउथ सेक्शन, ये माउथ का सेक्शन। देखो डायग्राम को देखना है कि माउथ में ट्यूब डाल रखी है, क्लियर है? देखो यहाँ पे जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रखा है वो कौन सा आपका? लेरिंगोस्कोप, कौन सा है? लेरिंगोस्कोप, क्लियर है बिल्कुल? अब आपको पता है कि देखो इंट्यूबेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मीनिंग ऑफ द इंट्यूबेशन, इंसर्ट ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब, क्लियर है बिल्कुल? कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के इंसर्ट करने को क्या कहते हैं? इंट्यूबेशन, और इसी का दूसरा होता है एक्सट्यूबेशन, क्लियर है? और एक्सट्यूबेशन का मीनिंग क्या होता है? रिमूव द ट्यूब्स, क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? सिंपल देखो आपको बताना है, पेशेंट में क्या लगाई जा रही है? इंसर्ट द एंडोट्रेकियल ट्यूब, वेरी गुड, ये भी क्लियर है? और देखो साथ में मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन और बता रहा हूँ कि जब भी अपन लोग एटी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, या जब भी आप लोग एटी ट्यूब को इंसर्ट करोगे तो पेशेंट के अंदर पोजीशन देखो कौन सी है, इसके अंदर ये रोज पोजीशन है, कौन सी है? हमेशा क्या कहते हैं? स्नीफिंग पोजीशंस। कौन सी बताओगे आप लोग? स्नीफिंग पोजीशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ क्वेश्चन है इन द डीएसएसपी। यस, वेरी गुड, बी इज राइट, क्लियर है? तो राइट आंसर कौन सा है आपका? इंट्यूबेशन, इंसर्ट द एंडोट्रेकियल ट्यूब्स, क्लियर है? जो कई बच्चे इसमें सी भी ऑप्शन दे रहे हैं, ओपन एयरवे। अरे ओपन एयरवे जैसे आप लोग सोच के बता रहे हो शायद आप लोग इंग्लिश में नहीं, जॉब टेस्ट में वो कहां देखो इंसर्ट कर रखे ना ट्यूब यहाँ पे। यस, वेरी गुड, स्नीफिंग पोजीशन, नवीन कुमार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, पढ़ो आप लोग, आंसर करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिरवर सिंह, रोज पोजीशन रॉन्ग, ट्रेकियोस्टोमी के लिए यूज करते हैं अपन। धर्मेंद्र उपाध्याय, रोज पोजीशन रॉन्ग। यस, विशाल, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर जो आ रहे हैं, वेरी गुड, बी बी, ए भी आ रहा है बच्चों, यस, ए बी दोनों मिक्स आ रहे हैं। यस,
देखो क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया आप लोगों से कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्रेकियोस्टोमी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलो 16 पे करते हैं। यस वेरी गुड, क्लियर है। देखो सिंपल इसका बेसिक मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो देखो आपने पढ़ा होगा, इसका देखा होगा आप लोगों ने कि काफी जगह इसको 2/3 भी देके रखते हैं, बुक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और काफी जगह 3rd 4th आपसे बोला गया है इसकी मोस्ट कॉमन कौन सी होती है आपको पता है कि ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म अपन कौन सी करते हैं, 2nd 3rd भी करते हैं और 3rd 4th भी करते हैं, दोनों की जाती है बच्चे। 2/3 भी होगी और 3rd 4th भी होगी, क्लियर है। देखो बेसिक यहाँ से आपको जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अरे अंकल जी ये हम काय बोल रहे थे? इसको अपन बोलते हैं अपर ट्रेकियोस्टोमी। दिल ले रहा दबाव मत आए कर दी बोला एक प्रश्न वो कौन नवाई जा रहे क्या? जिके पेला दियो हाँ ये वाले जो कोई वो तो किसी मारुति में मर्यादा आती है। मार बेटो और लुगाई